हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 1। इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6H। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इथेन जो है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6 है, इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 6 कोवैलेंट बॉन्ड, 7 कोवैलेंट बॉन्ड, 8 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 9 कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें C2H6 का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इथेन में कितने कार्बन है, 2, और इथेन है यानी अल्केन फैमिली का ये मेंबर है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ इथेन का। अब बच्चों आपको नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करना है। तो अगर देखा जाए हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 कोवैलेंट बॉन्ड। और एक कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ है, कार्बन कार्बन के बीच में। एक कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन कार्बन के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन हैज 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, आप इसे शायद देखते ही बना आंसर बता दोगे। तो ब्यूटेनॉन, जब आप फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है आपको, तो ये कंपाउंड है ब्यूटेनॉन। तो आप इसके सफिक्स में देख सकते हैं, इसमें सफिक्स में क्या लगा हुआ है, इसके सफिक्स में लगा हुआ है ऑन। और बच्चों ये बताओ कि ऑन किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। तो ऑन हमारा कीटोन का सफिक्स है। ऑन हमारा किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, कीटोन का। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कीटोन, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that। अगर आप जब खाना पकाया जाता है तो खाना पकाने के समय जो वेसल है, जो बर्तन है, उसके नीचे काली पड़ जाती है। उसके नीचे क्या हो जाता है, जो बर्तन है, बर्तन के नीचे जो वेसल्स है, यूटेंसिल्स है, उसके नीचे ब्लैक कलर की काली पड़ जाती है बाहर से। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब है कि खाना अच्छी तरह से नहीं पका। द फूड इज नॉट कुक कम्प्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द फ्यूल इज वेल वेट, मतलब फ्यूल भींगा हुआ है, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, आई होप आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है बच्चों कि अगर खाना पक रहा है और खाना पकने के समय, कुकिंग के समय बर्तन काली पड़ जा रही है, तो जो फ्लेम जल रहा है उसे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब जो फ्यूल है वो मेरा कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, एयर का जो सप्लाई है, वो लिमिटेड अमाउंट में दिया जा रहा है, जिसके चलते जो है वो फ्यूल जो है कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है। फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो क्या होगा, वेसल के नीचे क्या होगा, वो काला पड़ जाएगा।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। अगले चलते हैं, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इन CH3Cl। तो बच्चों हम एक स्लाइड लेते हैं, इस स्लाइड में हम समझेंगे कि आखिर जो CH3Cl है, ये CH3Cl में जो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड का हमें नेचर बताना है। तो अगर देखा जाए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH है, चारों तरफ H लगा देंगे और यहाँ Cl है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और कार्बन के पास 4 है, तो चारों को अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ताकि सब अपना ड्यूएट, हाइड्रोजन अपना ड्यूएट फुलफिल कर ले और क्लोरीन अपना ऑक्टेट फुलफिल कर ले। और कार्बन भी इनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया है और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया है। तो सारे एटम शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा H H H Cl। तो हमें कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर बताना है। तो देखिए बच्चों, तो ये हमने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए। अब अगर बात करें तो कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन जो है Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे? कार्बन से। तो क्या होगा, अगर 2 एटम बॉन्डेड है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे बॉन्ड क्या हो जाते हैं? पोलर हो जाते हैं। ऐसे बॉन्ड क्या होते हैं? पोलर। तो ये कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है? कार्बन और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कार्बन और Cl वाले बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, इसलिए ये क्या है? ये ज़्यादा पोलर है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। तो हमें लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? एक नया स्लाइड लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, पहला है CH3COH का। पहला किसका बनाना है? CH3COH। इसे कौन सा एसिड कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का आपको क्या बनाना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसे हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम है। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन लिख दोगे। फिर क्या है? 3 हाइड्रोजन है। इस फर्स्ट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। जो सेकेंड कार्बन है उसके पास क्या है? 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन जुड़ता है अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन श्योर है कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? सारे सराउंडिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखा जाए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देगा शेयर करने के लिए। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना इधर रखेगा
हाइड्रोजन को एक चाहिए था, हाइड्रोजन को एक इधर मिल जाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन तो है, एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया 7, तो एक किधर से शेयर करेगा? एक कार्बन से शेयर करेगा। तो एक कार्बन से शेयर कर लिया। अब इस कार्बन के पास 4 है, 3 तो हाइड्रोजन से मिल गया, एक किससे मिलेगा? एक इस कार्बन से मिलेगा। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इससे मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास, सारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका? इथेनोइक एसिड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है? H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। H2S हमारा क्या होता है बच्चों? H2S होता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो सेंटर में किसे रखना होगा? जो नंबर में सबसे कम है। तो सल्फर हमारा सेंटर में होगा। हाइड्रोजन 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 को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो सल्फर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कन्फिग्रेशन लिखिए 2 8 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पुर गया दोनों तरफ। सल्फर का कितना होता है? 6, और 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लिया हाइड्रोजन से, तो 8 पुर गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट कर लिया और सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। अब चलते हैं, ये हमारा रहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। हमारा तीसरा है प्रोपेनॉन। हमें अब जो बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है? प्रोपेनॉन का। तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन है, प्रोपेनॉन। हमें प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले कितने कार्बन है बच्चों? 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 1 2 3। सेकेंड कार्बन के पास क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। सेकेंड कार्बन के पास ऑक्सीजन है। थर्ड कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? एक, तो कार्बन इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इधर रखेगा इस कार्बन को देने के लिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? अभी हमने देखा ऑक्सीजन को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। का हाइड्रोजन को कितना चाहिए? एक चाहिए। एक सामने में रख दिया, कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे रहा है हाइड्रोजन को। कार्बन का 4 होता है, एक ये शेयर किससे करेगा? कार्बन इधर से करेगा। तो अब देखिए बच्चों, क्या सभी का ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है? हाइड्रोजन के पास, सभी के पास डुएट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं, और अदर कार हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसके लिए हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल देखते हैं। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 हाइड्रोजन से ले लिया 7, और एक इधर कार्बन से ले लिया। इस कार्बन को देखें तो 4 अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इधर कार्बन से ले लिया, एक इधर से 6, और 2 ऑक्सीजन से ले लिया 8। ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है 2 कार्बन से लेकर के। और इस वाले कार्बन में देखें तो 4 अपना इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन से लिया और एक बगल वाले कार्बन से लिया, टोटल हो गया 8। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें बनाना है फ्लोरीन का, F2 का। तो F2 का हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो F2 का क्या होता है?
F2 में F फ्लोरीन कन्फिग्रेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का, 927। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे फ्लोरीन में, 7। 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने के लिए दे देगा, तो इसके पास 8 हो जाएगा। अब फ्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। फ्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो देख सकते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और ये बाकी इलेक्ट्रॉन क्या है जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, उसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। आइए स्लाइड में हम देखते हैं होमोलोगी सीरीज क्या है। तो होमोलोगी सीरीज ऑफ एलिमेंट है, सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम functional group and differ by CH2 यूनिट। तो ऐसे कंपाउंड्स के सीरीज जिनके पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन हर सक्सेसिव कंपाउंड जो है एक दूसरे से कैसे डिफर कर रहा है, CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है। CH2 यूनिट का मतलब है, या हम कह सकते हैं कि 14 यूनिट मास से वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। एक CH2 यूनिट का मास कितना हुआ, 14U। तो ये 14U यूनिट मास से ये क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, और इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं होमोलोगी सीरीज। एग्जाम्पल देखते हैं होमोलोगी सीरीज के। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला होमोलोगी सीरीज हम किसका लेते हैं, अल्केन का। होमोलोगी सीरीज ऑफ अल्केन। तो अगर अल्केन का होमोलोगी सीरीज लें तो सबसे पहला मेंबर कौन होगा, CH4 मीथेन। दूसरा मेंबर क्या होगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, इथेन। अगला कंपाउंड, अगला सीरीज क्या होगा, अगला कंपाउंड कौन होगा होमोलोगी सीरीज का, अल्केन फैमिली का, प्रोपेन। अगला सीरीज क्या होगा, बस CH2 बढ़ाते जाइए, 2 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चलिए, तो ये हो गया ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये क्या है, होमोलोगी सीरीज है किसका, अल्केन फैमिली का। अब हम बात करेंगे, एक और ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगी सीरीज देख लेते हैं। तो पहला मेंबर कौन होगा इसमें, HCOOH। ये कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड। अगला इसका मेंबर कौन होगा, इथेनोइक एसिड। अगला मेंबर कौन होगा, एक कार्बन बढ़ा दीजिए, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड। अगला मेंबर कौन होगा, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, CH2 यूनिट बढ़ा देते हैं, यानी ब्यूटेनोइक एसिड। अगला कौन मेंबर होगा, पेंटेनोइक एसिड। अगला कौन मेंबर होगा, हेक्सेनोइक एसिड। तो ऐसे करके CH2 यूनिट बढ़ाते जाएंगे तो होमोलोगी सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा।
तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ होमोलॉगी सीरीज का। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आखिर हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमने लिया इथेनॉल और दूसरा क्या लिया, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एक में अल्कोहल ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि टेस्ट अगर बात करें तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका, कि अगर हम इसको टेस्ट करें तो इसका जो टेस्ट होगा वो बर्निंग टेस्ट होगा। इथेनॉल हैव बर्निंग टेस्ट, यानी जब इसको हम टंग में रखकर इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट आपको मिलेगा वो हल्का जला जला हुआ सा लगेगा, यानी आपको बर्निंग फील होगा टंग में। लेकिन इथेनोइक एसिड का जो टेस्ट होगा ना, वो एसिड है तो इसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा, यानी सावर टेस्ट। इथेनोइक एसिड हैज सावर इन टेस्ट, हैज सावर टेस्ट। दूसरा, इथेनॉल का जो स्मेल होता है ना वो स्वीट होता है, इट इज स्वीट इन स्मेल। लेकिन इथेनोइक एसिड का जो स्मेल है, इट हैज विनेगर लाइक स्मेल। तो विनेगर का जो स्मेल होता है वैसा स्मेल होता है। विनेगर मतलब खट्टा खट्टा टाइप का स्मेल करता है। ठीक है, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर इथेनॉल का रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यानी बेकिंग सोडा के साथ, तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। लेकिन इथेनोइक एसिड की बात करें, इट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव CO2 गैस। तो हमें क्या मिलेगा, ब्रिस्क इफर्विसेंस ऑफ CO2 गैस, यानी बुलबुला निकलेगा CO2 गैस का। देखिए रिएक्शन से देखते हैं। तो हम लेते हैं इथेनोइक एसिड CH3COOH, और इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से। रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें मिलेगा साल्ट। कौन सा साल्ट, CH3COONA,
प्लस कौन सा गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। तो ये था हमारा डिफरेंस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। Why does mycel formation take place when soap is added to water? तो क्वेश्चन है व्हाई डज माइसिल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल ए माइसिल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो। तो क्वेश्चन क्या करा है कि माइसिल का फॉर्मेशन क्यों होता है जब हम लोग सोप को किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। तो जब सोप को वाटर में ऐड करते हैं तो माइसिल का फॉर्मेशन होता है, ऐसा क्यों होता है। क्या माइसिल का फॉर्मेशन किसी दूसरे सॉल्वेंट में हो सकता है, जैसे इथेनॉल में अगर हम सोप को डाल दें तो क्या इथेनॉल के मीडियम में माइसिल का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग स्लाइड पे। तो जब हम सोप को वाटर में ऐड करते हैं तो माइसिल का फॉर्मेशन क्यों होता है, इसका कारण है कि सोप जो होता है, सोप जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। सोप में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक वाला जो पार्ट है जिसके पास एक हेड है बड़ा ऐसा, ये वाला जो पार्ट है ये होता है पोलर। ये क्या होता है, पोलर। ये आयनिक पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, पोलर। जो आयनिक पार्ट है वो पोलर पार्ट है। और ये जो टेल है, ये जो हेड है ये पोलर है, और जो टेल है ये क्या है, नॉन पोलर पार्ट है बच्चों। तो सोप के पास दो पार्ट है, एक हेड है जिसके पास ये पोलर है, और एक पार्ट कौन सा है, टेल है जो कि नॉन पोलर है। अब समझते हैं ये पोलर और नॉन पोलर है क्या। तो जो पोलर है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक समझते हैं बच्चों, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो जो पोलर है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर को पसंद करता है। और ये जो टेल है, ये टेल वाला जो पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है यानी ये वाटर को पसंद नहीं करता है। ये किसको पसंद करता है, ये डर्ट को, ग्रीस को, ऑयल को पसंद करता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है बच्चों कि जैसे आप सोप पानी में डालते हो तो सोप का जो ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट क्या करता है, पानी में तो घुल जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट पानी में नहीं घुलता है। तो ये क्या करता है, जाकर के डर्ट के साथ, डर्ट मतलब क्या होता है, डर्ट मतलब गंदगी, ऑयल, ग्रीस, ठीक है ना। ये ऑयल या ग्रीस के साथ जाकर के क्या करता है, ये चिपक जाता है। कौन सा पार्ट चिपक जाता है, नॉन पोलर पार्ट। यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट जो टेल है वो क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे ये कोई सरफेस है क्लॉथ का और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डर्ट। यहाँ पर क्या है, डर्ट है। तो ये एक सरफेस है क्लॉथ का और यहाँ पर क्या है, डर्ट है। तो ये डर्ट जो है ऑयल है, और ऑयल क्या है, ऑयल का नेचर क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है, टेल वाला पार्ट। तो टेल वाला पार्ट क्या करेगा, इसके साथ फंस जाएगा। और फिर होगा क्या, जो हेड वाला पार्ट है, जो हमारा हेड वाला पार्ट है वो पानी के चारों तरफ, पानी में कह सकते हैं पानी के तरफ से जुड़ा रहेगा, और जो टेल वाला पार्ट है वो ऑयल से जुड़ा रहेगा। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या बच्चों
कि ये ऑयल जो है यहाँ से निकल जाएगा, ये ऑयल ड्रॉप यहाँ से निकल जाएगा और ये ऑयल ड्रॉप चारों तरफ से किससे घिर जाएगा, सोप के पार्टिकल से, सोप के पार्टिकल से। तो सोप के पार्टिकल का हेड किधर है, सोप के पार्टिकल का हेड वाटर की तरफ है। सोप के पार्टिकल का टेल किधर है, सोप के पार्टिकल का टेल, सोप के पार्टिकल का टेल किस में घुला हुआ है, ऑयल में घुला हुआ है, डर्ट में घुला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा क्या फॉर्मेशन कर लिया, तो ये बहुत बड़ा साइज फॉर्म कर लिया है, यानी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया, एक कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्म। तो ये एक कोलॉइडल पार्टिकल बन चुका है और इस कोलॉइडल पार्टिकल को हम लोग क्या नाम दिए हैं, माइसिल्स। इस कोलॉइडल पार्टिकल को हम लोग नाम दिए हैं माइसिल। तो माइसिल का जो साइज है वो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज के बराबर है और ये लाइट को स्कैटर कर सकता है, ये लाइट को स्कैटर कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए। चलिए हम देख सकते हैं। When soap solution is added to water, micelle formation take place. This is because the hydrocarbon chain of soap molecules are hydrophobic, while the ionic end of the hydrophilic and hence soluble in water. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से वही बात कहा गया है कि जो सोप के जो टेल वाले पार्ट होते हैं, चेन जो पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और जबकि जो हेड वाले पार्ट है वो आयनिक है और वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है एंड सोल्यूबल इन वाटर है। इट विल फॉर्म इन सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट वेयर सोप इज इनसोल्यूबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। हाँ, तो बच्चों हमारा अगला एक क्वेश्चन था कि क्या वो अल्कोहल में डिजोल्व होगा। तो अल्कोहल कैसा सॉल्वेंट है, अल्कोहल जो है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये इथेनॉल में डिजोल्व नहीं होगा। तो हमारा जो सोप है वो इथेनॉल में डिजोल्व नहीं होगा। तो हमारा सोप माइसिल फॉर्मेशन तब करेगा जब हम कुछ ऐसे सॉल्वेंट में घोले जिसमें कि सोप जो है हमारा क्या हो, इनसॉल्यूबल हो। तो माइसिल फॉर्मेशन कब होगा, जब सोप क्या हो, उसमें उस सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल है। जैसे वाटर में, अभी हमने वाटर में देखा कि जो माइसिल्स थे वो वाटर में इनसॉल्यूबल से वाटर में क्या कर रहे थे, तैर रहे थे, ठीक है ना, फ्लोट कर रहे थे। लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, सोप जो होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है। इस कारण से जो है इथेनॉल में वो क्या करेगा, वो माइसिल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, why are carbon and its compound are used as fuel for most applications। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि why are carbon and its compound used as fuel for most applications। तो कार्बन और उसके कंपाउंड को हम लोग फ्यूल के रूप में क्यों यूज करते हैं। तो कारण है, रीजन है, बिकॉज तो अगर हम देखें तो पहला कारण क्या है कि ऑन कंबशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड gives on combustion of carbon and its compound gives heat and light। तो अगर हम किसी को फ्यूल के रूप में यूज करें तो हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, और कार्बन के कंपाउंड को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हीट प्राप्त होता है। इसलिए हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को हम यूज करते हैं, किसके लिए, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हमें हीट प्राप्त होता है। दूसरा,
इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है कार्बन कंपाउंड को जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे क्या यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम किसको बर्न कर रहे हैं, मीथेन को। अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CO2 और H2O। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। जब हम हार्ड वाटर को सोप के साथ ट्रीट करते हैं तो स्कम का फॉर्मेशन होता है, तो हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक स्लाइड लेते हैं हम लोग। तो जब हम हार्ड वाटर को सोप के साथ ट्रीट करते हैं तो होता क्या है बच्चों, कि तो हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ रिएक्ट करता है। जब सोप को हम हार्ड वाटर में डालते हैं तो स्कम का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ऐसा इसलिए होता है कि हार्ड वाटर के पास क्या होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। तो जैसे ही हम सोप अप्लाई करते हैं तो सोप क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के साथ रिएक्ट करता है और स्कम का फॉर्मेशन करता है। तो इसके चलते क्या होता है, बहुत सारे हमारे सोप क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और उसके चलते क्या फॉर्मेशन होता है, स्कम का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम हार्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, सोप को ट्रीट करते हैं, तो होता क्या है बच्चों, when hard water is treated with soap then soap react with calcium and magnesium salt of hard water and forms scums. Due to the formation of scum, large amount of soap is wasted. तो जब हम हार्ड वाटर से जब हम साबुन को ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि सोप में, सॉरी, जो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट पाए जाते हैं वो सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्कम फॉर्म कर लेते हैं। और जिसके कारण होता क्या है बच्चों, कि स्कम फॉर्मेशन के चलते जो है हमारा बहुत सारा जो साबुन है, जो सोप है, वो वेस्ट हो जाता है और स्कम फॉर्मेशन कर लेता है। आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। तो क्या बोला है बच्चों, एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब सोप को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया जाए। तो लिटमस पेपर के साथ अगर आप लिटमस टेस्ट करवाना चाहते हैं सोप का, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, रेड लिटमस पेपर में क्या असर होगा और ब्लू लिटमस पेपर में क्या ऑब्जर्व होगा। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा सोप है वो सोप किससे बना होता है, सोप बना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा से, और इसके कारण जो सोप है वो क्या है, एक तरह का क्या है, बेस है, एक तरह का क्या है, बेस है। तो सोप का नेचर कैसा होता है, ये हमारा सोप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो हमको पता चल गया सोप क्या है, हमारा बेस है। तो अगर सोप बेस होगा तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को वो किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। और अगर हम क्या लेते हैं, ब्लू लिटमस लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, तो ब्लू लिटमस क्या रह जाएगा, नो चेंज, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सोप जो है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, ब्लू में,
क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यानी इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हैं। तो आइए देखते हैं हम हाइड्रोजनेशन है क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in the presence of catalysts such as nickel or palladium to form saturated hydrocarbon is called hydrogenation। तो जब हम कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन सा हो सकता है, निकल या प्लाडियम। और हाइड्रोजनेशन करने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम लोग एडिशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, अल्कीन। इसका नाम क्या होगा, इथीन। ये इथीन में अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाएं किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक सेकेंड कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3-CH3। तो ये क्या बन गया, इथेन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने क्या किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया। कैसे बनाया, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तो इसका है द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति ऑयल। तो हम क्या करते हैं, वनस्पति ऑयल है, वनस्पति ऑयल में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में, निकल। तो वनस्पति ऑयल क्या बन जाता है, वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी में कन्वर्ट। तो ये क्या है, वनस्पति ऑयल अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजनेशन करवा के क्या करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो एक मिनट बच्चों, तो एडिशन रिएक्शन शो कौन करता है, अभी हमने जस्ट देखा क्वेश्चन नंबर 12 में हाइड्रोजिनेशन कैसा रिएक्शन है, एक एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन एक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है उसमें। तो एडिशन रिएक्शन कौन करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन करता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है, अल्कीन होता है। और अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो कौन इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए C2H6, नहीं, ये तो अल्केन का फॉर्मूला है, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगला कौन है, C3H8, ये भी अल्केन है, ये भी शो नहीं करेगा। तीसरा है C3H6, अगला है C3H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर देखिए डबल है,
तो ये करेगा C3H6 करेगा, C3H6 यानी प्रोपीन करेगा, C3H6 करेगा। C2H2 को देखें तो ये क्या है, मेरा अल्काइन है, और अल्काइन के पास भी क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये भी फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी अल्किन भी शो कर सकता है एडिशन रिएक्शन, या अल्काइन भी कर सकता है। तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। और ये है CH4, ये क्या है, अल्केन फैमिली, जो कि सैचुरेटेड है, तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसमें कौन कौन सा करेगा हमारा, एक C3H6 और एक C2H2, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बाकी सब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमें बच्चों एक टेस्ट बताना है जिससे कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, gives this test, 1 minute, gives bromine water test। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है डू नॉट गिव दिस टेस्ट, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। तो अब समझिए क्यों नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है जी, ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। जैसे ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन में या अल्काइन में ऐड करते हैं ब्रोमीन वाटर, तो जो रेड कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। कारण है कि ब्रोमीन वाटर जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो टेस्ट शो नहीं करता है, रेड कलर डिसअपियर नहीं होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो ब्रोमीन वाटर जो है, रेड कलर का ब्रोमीन वाटर हम ऐड करते हैं तो रेड कलर तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है, यानी ब्रोमीन रिएक्ट कर जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, एडिशन रिएक्शन शो करता है। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो रेड कलर वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो डिसअपियर नहीं होगा, यानी इसका मतलब है वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन करता है। हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जैसे ही हमने ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन वाटर ऐड किया, तो CH तो एक Br इस कार्बन पे लग गया, एक Br इस कार्बन पे लग गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो रेड कलर है वो डिस्चार्ज हो गया, डिसअपेयर हो गया अल्कीन के साथ। लेकिन अल्कीन में ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हमें सोप के क्लीनिंग एक्शन को मैकेनिज्म के साथ बताना होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो होता क्या है बच्चों कि सोप जो होता है, सोप के पास एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होता है। आपको हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो जो हेड वाला पोर्शन होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो नॉन पोलर है वो कौन है, टेल है। तो होता क्या है बच्चों कि आइए हम यहाँ पर देखते हैं आंसर को। क्लीनिंग विथ वाटर अलोन
हैज़ लिटिल इफेक्ट व्हेन द स्टेन्स कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो कपड़े में स्टेन लगे होते हैं, जो ऑयल ग्रीस लगे होते हैं, डर्ट लगे होते हैं, या जो पसीने लगे होते हैं, वो पानी से अगर सिर्फ साफ करेंगे तो वो पानी क्या करेगा, वो पानी अच्छी तरह से उसे सफाई नहीं कर पाएगा। कारण है कि जो ऑयल और ग्रीस होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और वाटर का जो नेचर होता है वो पोलर होता है। तो होता क्या है, जब हम उसमें सोप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सोप और ऑयल जो है, जो सोप और ऑयल के जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या होते हैं, जा करके उस ऑयल और ग्रीस के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं आंसर पे। The structure of soaps allows fats and oils to break away from the fabric and disperse in water. During the cleaning, the hydrophobic tails dissolve in a droplet of oil or grease, whilst the hydrophilic heads phase out in the surrounding of the water, resulting in a ball-like structure. तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो जो सोप मॉलिक्यूल है, तो सोप मॉलिक्यूल के जो टेल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वो ऑयल और ग्रीस के साथ जाकर के अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद क्या होता है, वो जो हेड है, सोप के जो हेड है वो क्या है, वो जाकर के वाटर से अटैच हो जाते हैं। तब जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के ऊपर क्या होता है, एजिटेशन करते हैं या उसकी स्क्रबिंग करते हैं। तो स्क्रबिंग करने से क्या होता है, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ऑयल जो है, ग्रीस है, जो डर्ट है, जो स्टेन है, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी क्लोथ के सरफेस से बाहर निकल जाता है और वो पानी में क्या होता है, तैरने लगता है। तो जैसे वो बाहर निकलता है तो कुछ और वाटर सोप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उससे और अटैच हो जाते हैं और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसिल्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, माइसिल्स कहते हैं, जिसे हम लोग माइसिल्स कहते हैं। तो हमारा क्या बन गया, माइसिल बन गया। तो और ये माइसिल के एक तरह के क्या होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, यानी एक तरह का ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका जो साइज है वो लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, विथ एजिटेशन और स्क्रबिंग द ग्रीस बिकम्स डिसलॉक्ड फ्रॉम द सरफेस एंड फर्दर सोप आयंस attach themselves. The non-polar substance such as oil and grease are held inside the ball and suspended in the water. तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस वीडियो में हमने टोटल क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एक्सरसाइज के।